Okay, class. In the last class, we were discussing about the functions and function notation. और मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस और रिलेशनशिप का डिफरेंस क्या है। लेक्चर 3 हमारा काफ़ी आगे चला गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था सर हमने। हाँ, हम कहाँ तक चले गए थे ये बताएंगे आप थोड़ा सा? सर हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। बस 1 to 1 फंक्शन पढ़ाया था मैंने? नो 1 to 1 फंक्शन हो गया था, सिर्फ स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके क्लास। तो रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस मैंने बताया था, और ये बताया था कि रिलेशन और फंक्शन का मेन डिफरेंस ये है कि एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। और फिर इसके लिए मैंने ये कहा था कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डोमेन और रेंज का। एक सेट के कुछ एलिमेंट्स मैप होते हैं दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर। एक सेट के कुछ एलिमेंट्स मैप होते हैं दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स पर। तो ये फंक्शन की कंडीशंस को अगर फॉलो कर जाए, वो रिलेशन जो दो कंडीशंस को फॉलो कर जाए, इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि एक्सप्रेस द रिलेशनशिप 2n plus 6p is equal to 12 as a function of p is equal to f of n, यानी p को एज अ फंक्शन ऑफ n रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास देखिए 2n plus 6p is equal to 12 था, 2n प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, 6p 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो दैट इज 12 minus 2n by 6, 12 by 6 minus 2n by 6, p is a function of n, ये p फंक्शन बन गया n का, therefore p as a function of n is written as, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या इज इट नेसेसरी कि सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। इज इट नेसेसरी कि क्या ये जो हम स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन के सामने जो रूल्स लिखते हैं, इज इट नेसेसरी कि वो लिखना है या नहीं लिखना? तो हम ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को अगर आप मेंशन ना करें तो इट डजेंट मैटर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप इन प्रॉब्लम्स को मेंशन ना करें। ठीक है, अब आवाज़ कुछ वॉइस क्लियर हुई है आपको? मैं तो बिल्कुल सही
पिच और लाउडनेस के साथ बात कर रहा हूँ। सर लास्ट सेंटेंस रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? मैंने आपसे ये कहा कि ये जो स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन है इनको अगर आप मेंशन ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा हुआ ना आगे, सब्ट्रैक्ट 2n फ्रॉम यस, थैंक यू सर। डिवाइड बोथ साइड बाय 6 एंड सिंप्लीफाई, इसको ना भी लिखें आप तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम, दैट इज 1 to 1 फंक्शन। व्हाट अबाउट 1 to 1 फंक्शन? मैं आपको आई हैव टू शो यू समथिंग रिगार्डिंग दिस। देखिए सपोज करें ये एक सेट है x और ये एक सेट है y। इसमें अगर मैं कुछ एलिमेंट्स लूँ ना, 3 फॉर एग्जांपल, देखिए एक ये सेट है x, ठीक है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं a b c, और यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स लूँ मिसाल के तौर पर d e f। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मैप हो रहा है d पर, ये मैप हो रहा है e पर, ये मैप हो रहा है f पर, तो हर एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हमें नज़र आ रही है। सो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज f1 to 1। f की रिलेशनशिप क्या है दूसरे फंक्शन सेट के साथ अंडर द फंक्शन f1 to 1 रिलेशनशिप। और हम अगर देखें कि क्या ये फंक्शन है, तो हम देखते हैं डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं a b c, तीनों के तीनों मैप हो रहे हैं ना, तीनों मैप हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो लेफ्ट हो गया, सारे मैप हो रहे हैं और सारे के सारे फंक्शंस ट्वाइसली मैप नहीं हो रहे। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती है ना फंक्शन की, कि एक तो एवरी यू हैव टू मैप एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, वो आपने कर लिया, और हर एलिमेंट यूनिकली मैप हो रहा है, ट्वाइसली मैप नहीं हो रहा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। यहाँ पर भी इन्होंने यही बात बताई है कि 1 to 1 function is a function in which each output value corresponds to exactly one input value. There are no repeated x और y values। ठीक है, एक टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए जब मैं ये कहता हूँ ना कि 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि डोमेन का कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं हो रहा, तो फिर उस सूरत में हमें ये बताना होता है कि अगर फर्ज करें मैं ये कह देता है ए मैप हो रहा है डी पर और ए ही मैप हो रहा है ई पर, ए मैप्स ऑन डी एज वेल एज ए मैप्स ऑन ई, ए मैप्स ऑन डी एज वेल एज ए मैप्स ऑन ई, तो फिर ये फंक्शन तो ना होता ना, ये फंक्शन तो ना होता, ये जस्ट रिलेशन होता। ठीक है, बट इट्स नॉट अ फंक्शन इफ ए मैप्स ट्वाइसली, अगर ए ट्वाइसली मैप हो रहा है तो अब यहाँ इन्होंने ये बात कही है कि अगर हम ग्राफ से देखना चाहें तो लेट सपोज मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, ये देखिएगा, आपसे वो कह रहा है डिटरमिन वेदर द गिवन relation is a function or not by using graphical method। ग्राफिकल मेथड से लेट सपोज मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, ये एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, ये 0.5 है, लेट सपोज ये 0 है, तो इसकी डोमेन क्या हुई, ये डोमेन हुई जी, डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या हम डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहेंगे, तो ऑफ कोर्स हम डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं, और वो जो मैप होती है जिन पॉइंट्स पर उनको रेंज वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी डोमेन क्या है 0 से 5। अच्छा, अब 0 से 5 के दरमियान आप देखें, आप एक्स एक्सिस पे यूँ चलना शुरू होंगे और हमेशा वाई एक्सिस पर आपको वैल्यूज मिलेंगी। इसमें आप ये देखिए कि 0 से 5 तक जब आप चले जाएंगे, कोई एक वैल्यू भी ऐसी है जो मैप ना हो रही है, सारी वैल्यूज मैप हो रही हैं। हर वैल्यू पर x की आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिल रही होगी, और जो x की हर वैल्यू यूनिकली मैप हो रही होगी, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही।
तो इसमें अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ ना जो वर्टिकल लाइन है इस तरह से, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट को। तो अगर कोई लाइन जो वर्टिकल लाइन हो और वो ग्राफ को, वो फंक्शन को या कर्व को वन टाइम टच कर रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इस टेस्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है। और इस वक्त ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। अब मैं आपको इसकी वाइस वर्सा एक एग्जांपल देता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। इस ग्राफ में डोमेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फर्ज करें यहाँ तक जा रही है। अब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि अगर फर्ज करें ये एक एलिमेंट है 4, तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि 4 मैप हो रहा है इस पर, जैसे लेट सपोज यहाँ से 4, और 4 मैप हो रहा है इस पर, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल -4। तो अब अगर आप सेट बनाए तो आप ये कहेंगे 4 मैप्स ऑन 4 and 4 also maps on -4. This is not possible simultaneously. According to the definition of function, we can map one element of domain, only one element on range. But right now, 4 maps on 4 and 4 maps on -4, this is the complete violation of the definition of function, और इसको हम फंक्शन नहीं मानेंगे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करता है कि वो ग्राफ को देखते हुए बता देता है कि फंक्शन एक दफ़ा से ज़्यादा, वर्टिकल लाइन अगर एक दफ़ा से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये फंक्शन है या नहीं है? अब मैं सवाल पूछता हूँ, फंक्शन है क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन गिराऊंगा इसके ऊपर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट मतलब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी होता है, लेकिन फंक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि डोमेन का एलिमेंट हमें मालूम करना होता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल डोमेन के ऊपर जाके हिट नहीं करेगा। डोमेन तो आपकी ये है ना, ये एक्स एक्सिस, ये जो मैं बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर देखना होता है हमें, इसलिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा वो डोमेन की वैल्यू ही नहीं देगा मुझे, ठीक है। ये फंक्शन ही तो है, इसलिए कि एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये फंक्शन नहीं है, बस दिस इज ओनली रिलेशन। ये एक रिलेशन का ग्राफ है। जैसे मैं ये कहूँ ना, ये एक सर्कल है, सही है। लेट सपोज ये एक सर्कल है, रेडियस इसका 2 यूनिट है। तो इक्वेशन क्या होगी? x² + y² = 4, यही होगी। तो y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? 4 - x² बनेगा। अब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। क्यों? लास्ट वाला जो आपने राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ बनाया ये फंक्शन है ना? कौन सा वाला? ये वाला? सर बिल्कुल राइट, जो आपने अपवर्ड स्लोपिंग एक लाइन बनाई है, ये बिल्कुल। हाँ ये वाला, ये फंक्शन है ना? ये फंक्शन है, जी जी। ये फंक्शन है। लेकिन ये वाला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ये फंक्शन है क्या? नो सर, क्योंकि डबल 2 बार कट रहा है ना एक जगह। इंटरसेक्ट हो रहा है ना 2 पॉइंट्स पर। नहीं, मैं ये बता रहा था जैसे y = 4 - x², ये इसकी इक्वेशन है ना, लेट सपोज। तो अब इस इक्वेशन को देखते हुए मैं ये कहूँगा क्या ये फंक्शन है? आप बोलेंगे नहीं सर ये फंक्शन नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन उसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आते हैं हम अपने आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन आपने अप्लाई कर दी। ये डोमेन है, इसको डायग्रामेटिकली समझ लें। ये डोमेन दी हुई है आपको, डोमेन के 3 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन एक तरह की मशीन है, यानी डोमेन एक तरह का इनपुट है, फंक्शन एक तरह की मशीन है, उसमें प्रोसेस होगा। जैसे आपने एक मशीन दी,
उसमें कुछ खाना बनाने के लिए डाल दिया, वो खाना बनेगा, तो वो जो बनेगा वो प्रोसेस फंक्शन का प्रोसेस है, एक तरह फंक्शन है, और फिर वो आपको आउटपुट दे देगा। तो यहाँ ये रेंज एज एन आउटपुट है। तो फंक्शन मशीन का काम कर रही है। अगर फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन का कोई एलिमेंट मैप ही नहीं हो सकता रेंज एलिमेंट पर। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ कि एक काम करता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब 1 मैप हो रहा है किसके ऊपर, मुझे क्या पता किसके ऊपर मैप हो रहा है। जब तक फंक्शन नहीं आएगा, उसकी मशीन नहीं होगी, उस वक्त तक तो जाहिर है मैपिंग नहीं बता सकता मैं। अब मैं कहता हूँ कि f इज सच दैट x स्क्वायर, ठीक है। तो अब फंक्शन आ गया ना, तो वो ये बताएगा कि 1 मैप होगा 1 के स्क्वायर पर, दैट इज 1, 2 मैप होगा 1 2 के स्क्वायर पर, दैट इज 4, 3 मैप होगा अकॉर्डिंग टू x स्क्वायर 9, एंड 4 मैप्स होगा अकॉर्डिंग टू x स्क्वायर 16। आ गई बात समझ में? और अगर मैं इसका ग्राफ स्केच करूंगा तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो हम फिर इस सूरत में ये कहते हैं कि दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, अगर ये चीज़ नहीं होती, तो फिर फंक्शन नहीं होता, फंक्शन बन ही नहीं सकता। उसके लिए तो आपको एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिफाइन करना होगा जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि इनइक्वालिटीज है। लेट सपोज एक्स इज ग्रेटर देन ए, यानी x ग्रेटर देन a का मतलब हुआ a से ज़्यादा, a से बड़ी वैल्यू। तो उसको अगर इंटरवल नोटेशन में हम बताएंगे तो a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नंबर लाइन पर a से देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये लाइन जा रही है, और a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस तरह नंबर लाइन पर हम ग्राफ को नंबर लाइन को ग्राफ पे शो करेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन होगा x इज ग्रेटर देन a। अच्छा ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन जा रही है, तो x इज लेस देन ए। तो लेस देन ए का मतलब इंटरवल नोटेशन जो इसकी आएगी वो माइनस इन्फिनिटी टू ए पे आके स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो क्लोज सेट से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्लोज्ड है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो गया, और पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको आप डिस्क्रिप्शन इसकी देंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। ये सिर्फ ग्राफिंग नोटेशन है। फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, देखिए डोमेन ऑफ अ फंक्शन का मतलब होता है कि x में आप क्या वैल्यूज रख सकते हैं। देखिए ये बात तो तय है ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम जो प्लॉट करते हैं वो कहाँ, इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। तो जब हम इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, तो उस सूरत में जब y इज अ फंक्शन ऑफ x बनता है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर मुझे डोमेन मालूम करनी हो, ठीक है, कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी डोमेन क्या होगी। आप देखें इसमें मुख्तलिफ नंबर रख के देखें, कोई ना कोई आंसर आएगा ना। आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। आप इसमें 2 रखेंगे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आप इसमें माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ वी कैन प्लग और वी कैन पुट एनी वैल्यू बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो हम कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x में कोई भी रियल नंबर रखोगे y पे कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा। तो
तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है और इसकी रेंज भी सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करो मैं इससे हट के एक फंक्शन दूं तुम्हें, लेट सपोज एक फंक्शन देता हूं मैं तुम्हें x माइनस 1 ओवर x प्लस 5, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो अब मैं कहता हूँ फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, y -5 एक्सक्लूड। इसकी वजह यह है कि -5 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो -5 -1 ऊपर तो -6 होगा और -5 + 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो -6/0, -6/0 का मतलब होगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है किसके ऊपर, -5 पर। तो x में आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर वैल्यू रख सकते हैं आप सिवाय इसके। अगर -5 रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ बता रहा हूँ। इसकी रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी। जी बेटा, न्यूमरेटर वैल्यू भले 0 हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सवाल इन्होंने ये किया था न्यूमरेटर अगर 0 हो रहा हो तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ 0 हो जाए न्यूमरेटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, 0 इज ऑल्सो द रियल नंबर, 0 is also the real number, but defined is not a real number, ठीक है। तो अब आपने एक सवाल पूछा था कि सर इसकी रेंज क्या होगी। रेंज तो जाहिर है आप -5 के अलावा जो भी नंबर प्लग करेंगे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इसमें एक बात समझ लें, वो ये कि x -5 के अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इसको जरा इंटरवल नोटेशन में हम शो करें, तो इंटरवल नोटेशन में देखो हम इस तरह शो करेंगे, गौर से देखना, -∞ से -5 तक। और -5 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो इसको मैं इस इंटरवल में लिखूंगा, ओपन इंटरवल में यूनियन। फिर उसके बाद -5 को निकाल के आगे कहाँ तक जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये इसकी इंटरवल नोटेशन है। दिस इज एन इंटरवल नोटेशन ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। दिस इज एन इंटरवल नोटेशन फॉर द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। और बस सही यही चीज है। तो अब आपके पास हम आते हैं, सर मुझे एक इसमें एम्बिग्यूटी है कि हम ये ओपन ब्रैकेट का जो मतलब ये जो साइन है जो आपने लगाया भी, इसका मतलब एक्सक्लूड होता है। जी तो सर ये जब हमने -∞ के बाद भी यही लगाया, -5 के बाद भी यही लगाया, तो ये तो -∞ तो एक्सक्लूड नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, -5 भी नहीं हुआ, उसके बीच की सारी वैल्यूज आएंगी। उसके बीच की सारी वैल्यूज आएंगी। फिर स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वो भी -5 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर एक्सक्लूड रख रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं ना उसको जी जी। दूसरे वाले इंटरवल में। और फिर कहाँ तक जा रहा है, वो +∞ तक, +∞ भी एक्सक्लूड है और बीच की सारी वैल्यूज उसमें इंक्लूड है, सही। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद अब देखिए जैसे ये है 7 - x, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा ना, 7 - x की डोमेन बताइए। देखिए स्क्वायर रूट में सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव। तो आप ये कहेंगे कि सर 7 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 तो हो सकता है, स्क्वायर रूट में 0 अगर आ गया तो सही है, ये रियल नंबर ही होगा ना, लेकिन स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इक्वेशन
इक्वेशन फॉर्म तो इसकी ये बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, 7 माइनस, हाँ नहीं, आप मैंने तो ये फंक्शन लिखा 7 माइनस एक्स, ये फंक्शन है। वो पूछ रहा है इसकी डोमेन बताइए। तो डोमेन का मतलब है एक्स में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। तो एक्स में हम सिर्फ वो वैल्यूज आ सकती है ना कि जिसकी वजह से ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 रहे या इज इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ना कि 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज लेस देन इक्वल टू 7, इससे छोटी वैल्यूज रखोगे तो उसकी डोमेन के लिए सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 7 से छोटी वैल्यू का मतलब लेट सपोज 6 देखो, तो 7 माइनस 6 रखोगे तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। 7 माइनस 5 रखोगे तो आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। ऐसा ही है ना। लेकिन 6 से बड़ी वैल्यू रखो, 7 से बड़ी वैल्यू रखो, 8 रखो, तो 7 माइनस 8 क्या बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर, -1। -1 डिफाइंड है क्या, नहीं है, -1 डिफाइंड नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई ना, इमेजिनरी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट प्लग द वैल्यूज फॉर x ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नोटेशन टू स्पेसिफाई डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं, ये इंटरवल नोटेशन है, ये तो अभी आपको मैंने बताई है। ठीक है, ये सारी वो इंटरवल नोटेशन है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये देख लें सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब क्या होता है। एक पहली एग्जांपल देख लें, उससे हम बता देते हैं। 5 के ऊपर एम्प्टी है ना, नहीं है, इसका मतलब इंक्लूड नहीं है, और 10 इंक्लूड है। तो h इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू 10। 5 से बड़ा हो, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, एंड लेस देन इक्वल टू 10, 10 इंक्लूड भी है और 10 की वैल्यू भी है। सेट बिल्डर नोटेशन इसको पढ़ते कैसे हैं, इस तरह समझिएगा, h सच दैट सेट में सारी वैल्यूज आएंगी h की, और किस तरह आएंगी, इस तरह के, सच दैट h इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये इनइक्वालिटी नोटेशन जो थी ना, नोटेशन इनइक्वालिटी नोटेशन, वो उठ के यहाँ आ जाएगी। इंटरवल में लिखेंगे तो 5 से लेकर 10 तक, 5 को ओपन इंटरवल में शो करेंगे, 10 को क्लोज इंटरवल में, 10 बाकी सारी सर चीजें जनरलाइज कर लें इसको। ठीक है जी बेटा, बोलिए। सर तो ये सेट बिल्डर नोटेशन ने कर्ली ब्रैकेट यूज किया हुआ और एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हुआ। सेट बिल्डर नोटेशन में दोनों कर लिए। सेट बिल्डर नोटेशन में हम इंटरवल थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हम सेट की फॉर्म में बता रहे हैं ना, तो वो तो करली ब्रैकेट ही होता है। इंटरवल नोटेशन तो इसके बाद है, यहाँ पर है इस जगह। आपका सवाल क्या है, व्हाट इज योर सर एक्चुअल। मेरा है कि जो है जो हमने लिखी है सेट बिल्डर नोटेशन, उसमें हमने एक जगह कर्ली ब्रैकेट लगाया और एक जगह हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। कहाँ लगाया स्क्वायर, पहले वाला। पहले वाले में ये भी कर ली है ओ सही है। और ये भी कर ली है, दोनों कर ली हाँ बेटा, दोनों कर ली ब्रैकेट है। सही है सर। सर इंटरवल सर नोटेशन में हमने दो सर डिफरेंस लगाए हुए हैं। हाँ हाँ बोले। सेट बिल्डर नोटेशन में ये जो एच के बाद मॉड्यूलस का ब्रैकेट ओपन होता है, ये क्यों लगाते हैं? ये मॉडुलस नहीं है बेटा, ये सच दैट का सिंबल है। इसका मतलब है कि h सच दैट, इस तरह कि h ग्रेटर देन 5 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। ये सच दैट का सिंबल है, मॉडुलस का नहीं है। ठीक है सर। सर इंटरवल नोटेशन में दो डिफरेंट ब्रैकेट्स क्यों लगी हुई हैं? इंटरवल नोटेशन में दो डिफरेंट ब्रैकेट्स क्यों लगी हुई हैं? इसलिए कि 5 इंक्लूड नहीं है तो उसको ओपन इंटरवल में शो करूंगा राउंड ब्रैकेट से, 10 इंक्लूड है इसलिए उसको लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ तो यही बता रहा है ना कि 10 इज इंक्लूडेड बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आगे चले।
ये वही सेट बिल्डर नोटेशन ही है, डिस्क्राइबिंग सेट्स ऑफ द रियल लाइन नंबर। अब देखिए जैसे ये है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा, ये आपके सामने स्क्रीन है, हम इसको लिखते हैं अगर इंटरवल नोटेशन में, तो देखिए मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहूँगा, इसकी जो इंटरवल नोटेशन है वो इस तरह होगी कि x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 3, x is greater than equal to 1 and less than equal to 3, similarly x is greater than 5, x is greater than 5, greater than 5 के बाद इसको बंद कर दूंगा। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि दो मुख्तलिफ सेट्स बन रहे हैं इनके, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटरवल नोटेशन में लिखूंगा तो मैं ये कहूँगा इंटरवल नोटेशन में लिखूंगा तो 1 और 3 का एक इंटरवल है और दोनों क्लोज्ड होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों दोनों पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड है। और इसी तरह इसको अगर लिखूंगा तो ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड, इस तरह से लिखूंगा। और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ये इंटरवल नोटेशन है और ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। सर इंटरवल नोटेशन में बीच में यूनियन नहीं आएगा? हाँ सर, इंटरवल नोटेशन। सर तो x की दो वैल्यूज हैं, एक 1 और 3 के बिटवीन और एक और एक 5 से 5। ऑनवर्ड्स, एक 1 और 3 के बिटवीन और एक 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा इसी तरह यहाँ ये कहते हैं ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के ज़रा डोमेन और रेंज बताइए। शाबाश, देखिए ज़रा इसका, मुझे देख के डोमेन और रेंज बताइएगा ज़रा सर काइंडली। ग्राफ शो नहीं हो रहा। जरा शेयर कीजिए। ये आगे होगा सर आपके इस जी सर इसमें वो जो अभी आपने अभी एग्जांपल कराई थी, इसमें इन्फिनिटी के आगे वो क्यों नहीं लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है इन्फिनिटी को तुम इंक्लूड कर रहे हो और फंक्शन में उसको रखोगे। इन्फिनिटी फंक्शन में प्लग ही नहीं हो सकता, इन्फिनिटी की वैल्यू रखोगे पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यू विल ऑलवेज एक्सप्रेस द इन्फिनिट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल, कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करोगे, हमेशा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। ओके इसका सर। ग्राफ देखकर जरा मुझे इसकी डोमेन और रेंज बता दो। जो हमारे एक्सपेरिमेंट से आप प्रेजेंट है, काइंडली डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द ग्राफ। क्या आ रही है इसकी डोमेन? सेट बिल्डर नोटेशन में या इंटरवल नोटेशन में अगर लिखेंगे तो इंटरवल क्या बन रहा है इसका? -3 2 +1। -3 ओपन ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। और 1 क्लोज इंटरवल होगा। रेंज क्या आ रही है इसकी? ग्राफ देख के इसकी रेंज बताइएगा। यार कौन सा इतना लंबा काम है, सिर्फ ग्राफ ही तो देखना है।
Sir, minus b is greater than, sorry, it's less than x, which is less than or equal to 1. हाँ नहीं, रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज की। रेंज इसकी 0 to 4 आएगी। 0 से -4 आ रही है। सर 0 to -2 आएगी। -2 क्यों? रेंज की बात कर -4 -4 हाँ, 0 to -4 आएगी और दोनों क्लोज्ड होंगे, दोनों क्लोज्ड होंगे। रेंज के लिए तो y की वैल्यू, रेंज y की वैल्यू ना जी, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। दोबारा बोलो। ये तो पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए तो फिर हमें सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और डेरिवेटिव वगैरह कैलकुलेट करके और फिर उनको कंबाइन करेंगे तो फिर फंक्शन बनेगा। ग्राफ देखते हुए फंक्शन बनाना ये प्रोसेस होता है पूरा। फंक्शन को देखते हुए ग्राफ बनाना वो तो हम स्केच कर देते हैं पॉइंट्स कैलकुलेट करके, लेकिन ग्राफ को देखते हुए वाइस वर्सा फंक्शन बनाने के लिए फिर हमें बहुत सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं उसके, और वो हम करते हैं डेरिवेटिव टेक्निक्स के थ्रू। वो ज़ाहिर है यहाँ अंडर डिस्कशन नहीं है। आपको अगर और इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर ऊपर वाली एग्जांपल का डोमेन बताते हैं दोबारा प्लीज। कौन सी वाली एग्जांपल का? इसका? यस इसकी बात कर रही हैं आप? यस बेटा इसकी डोमेन -3 से लेके +1 तक है ना? 1 तक है बस। लेकिन सर इसकी रेंज बता दी, डोमेन तो आपने बता दी थी, रेंज का रेंज इसकी 0 से लेके -4 तक। y एक्सिस पे देख लो ना, y एक्सिस में ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है। तो मिनिमम -4 पर जाके हिट कर रहा है और मैक्सिमम 0 तक जा रहा है। तो 0 से -4 इसकी रेंज है। और डोमेन कहाँ तक है? रेंज 0 से -4 तक है ना बेटा। डोमेन से डोमेन -3 से 1 तक है। सर इसकी रेंज में दोनों जो पॉइंट्स है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल में आएंगे। रेंज में दोनों क्लोज इंटरवल में आएंगे। डोमेन में -3 ओपन इंटरवल में आएगा और 1 क्लोज इंटरवल में आएगा। अच्छा ओके, थैंक यू। सर ऐसे क्यों? कलर्ड अगर नहीं दिया अच्छा ठीक है। तो फिर आप उसको क्लोज कंसीडर करेंगे। हाँ, एम्प्टी होगा, होल होगा तो उसको ओपन इंटरवल कंसीडर करेंगे, वरना तो क्लोज मानेंगे इसको। भाई जब नहीं है एम्प्टी तो इसका मतलब है फिल है ना वो ऑटोमेटिक, मतलब ऑब्वियसली फिल है, जब भी तो हम उसको एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे या होल से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये जैसे एक फंक्शन दिया है वर्टिकल फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ना। तो इसकी डोमेन देख लें क्या है, -∞ टू +∞, और रेंज क्या है 0 टू +∞। आपने कुछ सवाल किया था, क्या पूछा है आपने? हाँ, मॉड्यूलस फंक्शन है ये वाला फंक्शन है। यही है, ठीक है। अच्छा जनाब, मॉड्यूलस फंक्शन था ये आपके सामने, और
यहाँ देखिए एक छोटा सा इन्होंने फंक्शन दिया और यहाँ ये कहते हैं कि दिस फंक्शन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब ये देखिए आपके सामने स्क्रीन शेयर इस नहीं हो रही तरह से है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4। तो अब आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है कि x प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो। ठीक है, अब आपको ये कहना है कि x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो अब आप ये कहेंगे कि -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका इंटरवल है जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा एक फंक्शन होता है हमारे पास दैट इज पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन। सो व्हाट अबाउट द पीस वाइज फंक्शन? देखिए फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x। तो आप इसको ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन फर्ज करें आपके पास ये नहीं है, बल्कि आपके पास ग्राफ इस तरह का है। मैं आपको सामने बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ आया, ये ग्राफ आया, फिर ये एक लाइन आई। तो अब आप ज़रा गौर से देखें और उसके बाद दोबारा इस तरह से एक आया। तो 1 2 सर जी सर ये जो आपने ऊपर वाला सॉल्व किया है 2√x + 4, तो उसमें आपने -4 को इंक्लूड क्यों करा है? फिर तो वो अंडर रूट में 0 हो जाएगा। तो 0 होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 इज अ रियल नंबर। 0 तो रियल नंबर है ना सर लेकिन अंडर रूट 0 रियल नंबर होगा। हाँ ना, 0 का मतलब अंडर रूट 0 का मतलब यही आएगा ना, 0 रियल नंबर है। माइनस आएगा तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये माइनस आ गया ना फिर हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। जी बेटा जी आप कैटेगोरिकली बता दें क्या चीज समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। डोमेन का मतलब होता है x के अंदर रखी जाने वाली वैल्यू, और जब उन वैल्यूज को हम रखते हैं तो y की कोई वैल्यू आती है, उसको रेंज वैल्यू कहते हैं। डोमेन एक तरह से इनपुट है और रेंज एक तरह से आउटपुट है। x एक्सिस पर जो है वो डोमेन है, y एक्सिस पर जो वैल्यू आती है वो रेंज वैल्यू। ये ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है पीसेस की फॉर्म में फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स में गिवन हो। अगर मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन का है, फिर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये एक पैराबोलिक ग्राफ, तो ये 4 पीसेस में होगा। तो मैं कहूँगा फार्मूला नंबर 1 पहले पीस को डिफाइन कर रहा है, फार्मूला 2 दूसरे पीस को, फार्मूला 3 तीसरे पीस को। अगर एक और फार्मूला है तो 4 पीसेस में डिफाइन हो रहा होगा। जैसे यहाँ देखें ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ, उन्होंने कहा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक दफ़ा एक्स आएगा और एक दफ़ा माइनस एक्स आएगा। x जब भी होगा when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव कब होगा जब ये लेस देन 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x अगर बन रहा है तो आपके पास पीस वाइज फॉर्म में x बन रहा है और सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगा when x इज लेस देन 0। तो ये आप पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से जैसे ये है x² 3 और x² 3 और x। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इस तरह से बनेगा कि x² का ग्राफ when x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये है ना। तो when x इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये इस तरह का एक ग्राफ आएगा।
ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व होगा। उसके बाद कहता है x इज इक्वल टू 3, तो 1 2 3 लेट सपोज यहाँ तक ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कहाँ तक? जब 1 से 2 तक के दरमियान। फिर उसके बाद क्या कहता है x when x इज ग्रेटर देन 2, तो ये एक लाइन आ जाएगी इस तरह की। तो एक पीस, दूसरा पीस और ये तीसरा पीस। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जी बेटा। हाँ, सम टाइम ऐसे गिवन होगा और ग्राफ बनाना होगा, सम टाइम ग्राफ गिवन होगा और उसको देखते हुए फंक्शन बना सकते हैं। बहुत ग्राफ देख के फंक्शन बनाना मुश्किल है, लेकिन फंक्शन देख के ग्राफ बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। वो तो आप वैल्यूज को प्लग करके भी बना सकते हैं, डोमेन दी हुई तो है आपको। क्या है? डोमेन और रेंज का कोई फॉर्मूला थोड़ी है। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट तो समझें आप। डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यूज, रेंज का मतलब होता है आउटपुट वैल्यूज। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज। डोमेन क्या है और रेंज क्या है? तो अब देखें मिसाल के तौर पर, देखिए क्वेश्चन में वो इस तरह से पूछेगा ना कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। फर्स्ट करें ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है? x में जो वैल्यूज आप प्लग करेंगे वो डोमेन होगी। क्या आप इसमें 0 रख सकते हैं? मुझे जवाब दें भाई, या तो तुम मजाक कर रहे हो या तो तुम सीरियस नहीं हो या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब तो देना कम से कम मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या हम 0 रख सकते हैं इसमें? -1 रख सकते हैं, +1 रख सकते हैं, हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यू पर कोई ना कोई रियल वैल्यू आ जाएगी। हर वैल्यू पर कोई ना कोई रियल वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप 0 भी रख सकते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये जब मैं कहता हूँ ना हर रियल नंबर रख सकते हैं, तो ये इसकी डोमेन है। बेसिकली ये डोमेन है, इनपुट है। इनपुट हम इस तरह का दे सकते हैं। इनपुट में हम सारे रियल नंबर दे सकते हैं और उसका आउटपुट क्या आ रहा है? आप जब भी कोई रियल नंबर रखेंगे x में, तब ऑलवेज यू विल गेट द रियल वैल्यू। आपको हमेशा क्या मिलेगी? एक रियल वैल्यू मिलेगी। तो वो जो रियल वैल्यू मिलेगी तो वो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब y और x दोनों रियल नंबर है, तो इसका मतलब है डोमेन जो इसकी हुई, डोमेन अगर देखें तो डोमेन क्या हुई? -∞ से +∞ तक सारे रियल नंबर। रेंज क्या हुई? सारे नंबर -∞ से +∞ तक, ये इसकी रेंज है। अब समझ में आई बात? ये जी बेटा, आपने कोई सवाल पूछा था, जोर से बोलिएगा। हाँ हाँ, ये आपने, आपका सवाल ये है कि देखिए अगर फर्स्ट करें एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो वो तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ होती है एग्जैक्टली। लेकिन अगर y इज इक्वल टू 2x है तो ग्राफ फिर बनेगा, ओरिजिन से लाइन पास हो रही होगी, लेकिन फिर वो ऐसे नहीं होगी, फिर वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। स्लोप बढ़ गया ना, ग्रेडियंट बढ़ गया, तो इसलिए उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। लेकिन वो जाएगी, जो क्रॉस होगी वो ओरिजिन से ही क्रॉस होगी। y इज इक्वल टू 3x कहूँगा तो ग्रेडियंट और बढ़ गया, इसका मतलब लाइन और थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी। सर ठीक है जी बेटा। सर पिछली एग्जांपल में वो जो आपने अभी दी x² y इक्वल्स टू x², उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव आएगी, तो रेंज जो होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होएगी ना हमेशा, नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों आएगी? मैंने नंबर कौन सा लिया, फंक्शन कौन सा लिया था, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने x² तो नहीं लिया था सर कहाँ? नहीं,
यस सर, आपने y इक्वल्स टू x स्क्वायर फंक्शन दिया था। हाँ तो उसमें सारी हाँ पॉजिटिव रेंज हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव तो नहीं सर आएगी। फिर तो रेंज में जो माइनस इन्फिनिटी है हाँ उसमें तो ओपन ब्रैकेट लगेगा और फिर उस पे वो या फिर उसमें इंक्लूड। आपने सर आपने माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड किया हुआ है आपने। नहीं नहीं, माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना, बल्कि नेगेटिव कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं होगा। y इज इक्वल टू एक्स तो सर उसकी इंटरवल लिख के दिखा दें एक बार। इसका इंटरवल ये बनेगा x बिलोंग्स रेंज टू, रेंज क्या दिखा दिएगा? रेंज का जो बनेगा ना इसका, वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनेगा। 0 क्रॉस ओके में सर। होगा और ये इस तरह होगा। सर माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि x स्क्वायर है ना, इट विल प्रोवाइड ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू। ये कभी भी, इट कैन नेवर प्रोवाइड द नेगेटिव वैल्यू। x स्क्वायर सर की डोमेन का इंटरवल नोटेशन क्या होगा इसका? डोमेन का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, इसलिए कि उसमें तो हम डोमेन में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से रैंडमली आप क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करें जरा। इसकी डोमेन मालूम करनी है इंटरवल नोटेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करें। Excuse me, sir. सर इसकी इंटरवल कंफर्म, सर इसकी इंटरवल ये होगी ना,
माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक दोनों ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसमें देखते हैं, मैंने अभी याद तो नहीं किया हुआ, इसको सॉल्व करके देखते हैं आपके साथ। सर आई थिंक सही बता रहे हैं। क्योंकि सर पॉजिटिव 4 तो नहीं ले सकते ना, नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो एक नंबर लाइन बनाओ, उस पर रखो 4 माइनस का और उस पर रखो 4, ठीक है। -4 से लेफ्ट हैंड पे एनालिसिस करो, तो मिसाल के तौर पर -5 अगर हम रखते हैं तो -5 + 4 स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड रूट में माइनस की साइन आ जाएगी। हाँ वही मैं देख रहा हूँ ना, -5 तो ये बनेगा -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -1। देखिए -1 तो एक्सेप्टेबल है डिनोमिनेटर में, लेकिन -1 स्क्वायर रूट में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है -4 से लेफ्ट हैंड साइड पर तो हम वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। और ये इस तरह एम्प्टी आएगा। अच्छा, -4 से +4 के बिटवीन अगर हम देखें तो अगर फॉर एग्जांपल -3 लेते हैं, तो -3 अगर हम लेते हैं तो -3 + 4 स्क्वायर रूट में, और सर डिनोमिनेटर में जी मैं उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है। -3 -4, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो अब हम कहते हैं कि ये सारी वैल्यूज यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, और इसका अगर इंटरवल बनाए तो वो -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगा। ये यार सर -4 बट सर अगर हम पॉजिटिव 4 लेंगे तो वो नीचे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। सर दोनों देखेंगे ना, ऊपर नीचे। हाँ दोनों देखेंगे ना, न्यूमरेटर भी देखेंगे डिनोमिनेटर भी देखेंगे। सर फिर हम 4 थोड़ी दे सकते, क्योंकि 4 लेने से पॉजिटिव 4 लेंगे तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव 4 को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। यूनियन 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ठीक है मेरे ख्याल में? जी सर। ठीक है जी सर। इसके बाद ये कुछ पीस वाइज फंक्शन है, इनका ग्राफ स्केच करना है। इसमें क्या मसला है? मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है। सर -4 इंक्लूड नहीं करेंगे? -4 इंक्लूड नहीं करेंगे, -4 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि -4 इंक्लूड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये -4 इंक्लूड होगा तो इंक्लूड कर, सही। अच्छा हाँ, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके पीस 4 भी तो हो सकता है। नहीं 4 नहीं हो सकता ना, 4 जैसे ही रखेंगे डिवीजन में 4 - 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन फंक्शन डिवाइड बाय 0 इट विल प्रोवाइड द इंडेफिनिट वैल्यू, इनफिनिट वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये सर डिनोमिनेटर में हम अगर -4 रख दें वो 0 नहीं आ जाएगा, √0? -4 रखेंगे अगर डिनोमिनेटर में तो -8 बनेगा ये। सॉरी न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर को 0 होने दो ना, न्यूमरेटर को 0 होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वो तो 0 ही आ जाएगा, 0 इज द रियल नंबर। अच्छा ये फंक्शन स्केच करना है, ग्राफ इसका स्केच करना है, पीस वाइज फंक्शंस है सर इनके। जी बेटा। सर इसका मुझे डोमेन तो समझ आ गया, मुझे रेंज आप एक बार एक्सप्लेन रेंज कर कैलकुलेट भी दीजिए। नहीं करनी इसकी, छोड़ दें इसको, ओके। डोमेन मालूम करनी है इसकी, ठीक है। अच्छा ये फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ को स्केच करना है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। बहुत स्लो पेस चल रहा है हमारा, हमें बहुत फास्ट जाना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, या if one quantity vary then by the influence of first quantity second quantity automatically vary करेगी उसके influence से, तो इसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं कि आउटपुट क्वांटिटी चेंज रिलेटिव टू द चेंज इन इनपुट क्वांटिटी। यानी इनपुट क्वांटिटी को जैसे चेंज करूंगा, मिसाल के तौर पे 1 किलो आटा लिया तो उससे 10 रोटियां बन रही हैं, जैसे ही इनपुट चेंज करूंगा 2 किलो आटा लूंगा तो हो सकता है 20 रोटियां बन जाए, ठीक है।
इसका मतलब ये होगा कि इनपुट चेंज होने से आउटपुट चेंज होता है, और जिस जिस रेट से चेंज होता है उसको हम एक तरह से रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं। आउटपुट यूनिट्स पर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होता है, y2 माइनस y1, जिसको आप f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 भी कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x है तो x2 माइनस x1। यहाँ इन्होंने बताया कि कंप्यूटिंग जैसे द एवरेज ठीक है, कंप्यूटिंग द एवरेज, फाइंडिंग एन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरवल 0 से a तक है। गौर से देखिएगा, मैं बहुत तेजी से क्विकली रिव्यू करूंगा चीज़ों का। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 से a तक, और ये कहते हैं कि आंसर को इस तरह एक्सप्रेस करना है कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आए a के अंदर। तो इंटरवल इनिशियली कितने, g ऑफ, देखिए 0 टू a है ना इंटरवल, तो y2 माइनस y1 यानी कि g ऑफ a माइनस g ऑफ 0, g ऑफ a माइनस g ऑफ 0 डिवाइडेड बाय a माइनस 0 यानी x2 माइनस x1। x2 आपके पास क्या है a, x1 आपके पास क्या है 0, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0 और g ऑफ a माइनस g ऑफ 0। जहाँ जहाँ फंक्शन g है उसमें t की जगह रिप्लेस कर दें a से, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बन गया आपके पास, माइनस ऑफ 0 समथिंग, और तो ये आपके पास इस तरह से इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, ठीक है। 13 पे आते हैं, पेज नंबर 13 में ये कहता है कि f of b is greater than f of a, फंक्शन कहता है b is greater than a, लेकिन फंक्शन ऑफ b is greater than फंक्शन ऑफ a। b और a दो नंबर्स हैं जो तुम x एक्सिस से उठा रहे होगे, डोमेन की वैल्यूज, उन पर जो है f ऑफ b की कोई वैल्यू आएगी और f ऑफ a की कोई वैल्यू आएगी। तो अब फॉर एग्जांपल ये इंक्रीज कर रहा है इसमें, फिर ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के फंक्शन के अंदर हमें ये बताना होगा ग्राफ देखकर कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसकी बेस पर हम इंटरवल्स भी डिफाइन करते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, फाइंडिंग द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम अ ग्राफ। ग्राफ को देखते हुए लोकल मिनिमा और मैक्सिमा बताइए। लोकल मिनिमा, लोकल की टर्म है, लोकल टर्म, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जब व्हेन वी वांट टू explain the minimum and maximum value on the graph, we would use the minima and maxima term, both terms, as a local minima and local maxima, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैं टिप यहाँ लेके जा रहा हूँ इस जगह पर, सही है, दिस इज द लोकल मिनिमा, और इसी तरह ये पॉइंट है, दैट इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज द लोकल मैक्सिमा। हाउएवर ग्राफ यहाँ पर है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, हाउएवर ग्राफ यहाँ पर है, ये मिनिमम पॉइंट है, बट कंपैरेटिवली अगर लोकल पॉइंट्स को देखा जाए तो एक लोकल मिनिमा है और एक लोकल मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर आ रहा है, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू -1 पर, और y कितना है, मिनिमा है कितना, -2। इसी तरह एट x इज इक्वल टू 2 पर, सॉरी 1 पर, y कितना है आपके पास, दैट इज 2। ये तरीकाकार है लोकल मिनिमा और मैक्सिमम मालूम करने का, ठीक है। ये कहते हैं फाइंड एंड सिंप्लीफाई द फंक्शन g माइनस एफ ऑफ एक्स। अलजबरा है ये, फंक्शन का अलजबरा, जैसे नंबर्स का अलजबरा होता है इसी तरह फंक्शंस का भी अलजबरा होता है। फंक्शन के अलजबरा में आप दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये फंक्शंस दिए हुए हैं आपको दो, और कहते हैं कि एफ अपॉन जी माइनस एफ कैलकुलेट करो, जी अपॉन एफ कैलकुलेट करो। आपने सिंपल वही करना है, जी और एफ को माइनस कर देना और जी ऑफ एफ को डिवाइड कर देना। ये मैंने यही काम किया, इसको बहुत तेजी से देख सकते हैं आप। कंपोजिट फंक्शन, so what about the composite function? If we compose one function into another function,
तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। दिस इज नॉट एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होती। कंपोज करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ऐड कर रहे हैं। कंपोजिशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक फंक्शन को उठाते हैं और दूसरे फंक्शन के अंदर प्लग करते हैं, तो उससे फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं देखिए आपके सामने लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स प्लस वन, ठीक है, ओवर एक्स माइनस वन, लेट सपोज। तो मैं आपसे कहता हूँ एफ ओ जी, इसका मतलब है तुम जी को उठाओ और कंपोज करो किसके अंदर, एफ के अंदर। तो तुमने लिखा एफ ऑफ जी की जगह जी का फंक्शन लिख दिया एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। उसके बाद कहता है अब इस फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स है ना वो ये वैल्यू आ जाएगी। तो तुम ये कहोगे कि एफ फंक्शन के अंदर एक्स प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर था ना, एक्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन से, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एफ ओ जी, कंपोजिट फंक्शन। इसी का वाइस वर्सा अगर मैं देखूं जी ओ एफ, तो जी ओ एफ क्या बनेगा, उल्टा होगा इसका। तो वो जी को ऐसे ही रखेंगे और एफ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। अब जहां जहां एक्स है जी के अंदर वो रख देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ। सही है, पहला था एफ ओ जी, दूसरा है जी ओ एफ, बट बोथ कंपोजिट फंक्शंस आर नॉट इक्वल। जी सवाल पूछ रहे थे आप कोई? सर ये एफ ओ जी जो था उसमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होना चाहिए ना? नहीं, क्यों? एफ फंक्शन, जी फंक्शन रखा मैंने एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, और फिर उसके बाद जहां एक्स था ना एफ फंक्शन के अंदर, उसकी जगह एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन रख दिया मैंने, तो उसके स्क्वायर ही आएगा ना। ओके सर, ठीक है बेटा। अच्छा पेज नंबर 12 पे एक बार दोबारा जा सकते हैं प्लीज? जी पेज नंबर 12। हाँ पेज नंबर 12, क्या करूँ जी सर, ये जो फाइंडिंग है ये जो है नीचे नीचे सर। हाँ जी सर, यही है ना, इसमें क्या चीज पूछनी है? बस सर एक बार देखना था सर। सही है, ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। अच्छा बस। अब फिर इसके बाद इसी तरह की वैल्यू है, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन वगैरह आपको कैलकुलेट करनी है। ग्राफ का रिफ्लेक्शन है कि अगर अगर एक ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट करें तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन होती है और एक हॉरिजॉन्टल, जैसे ये वाली, ये देखिए ये ग्राफ है, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिफ्लेक्शन देखूंगा तो ये वाई एक्सिस की लाइन से इसका एग्जैक्टली वर्टिकल रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आ जाएगा और ओरिजिनल फंक्शन ये रहा। इसी तरह इसकी वर्टिकल रिफ्लेक्शन अगर देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ से ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसमें बताने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दो पॉइंट्स हैं। वो ये कि आपने जैसे लास्ट वीक में एक असाइनमेंट और एक क्विज सबमिट किया। असाइनमेंट की तो अभी डेडलाइन है आपके पास मेरे ख्याल में सैटरडे तक है, शायद सैटरडे तक है या मंडे तक है। अच्छा चला खैर जो भी है, असाइनमेंट की डेडलाइन 1 वीक होगी और क्विज की डेडलाइन अब हम श्रिंक करेंगे थोड़ी सी। मतलब पहला क्विज था मैंने तकरीबन 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम दिया था, बट अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्विज जल्दी अटैम्प्ट करना होगा। इसकी वजह यह है कि मैंने नोटिस किया है कि क्विज लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सॉल्व कर करके दे रहे हैं एक दूसरे को। दिस इज़ नॉट फेयर, ये हर लिहाज से एक अनफेयर चीज़ है। आप असाइनमेंट में तो डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इवन मुझसे भी पूछ सकते हैं, टीए से भी पूछ सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस द क्विज मटेरियल कि आप उसको क्विज को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक मैं शॉर्ट टाइम पीरियड रखूँगा, उसी के अंदर आपको ये काम अटेम्प्ट करना होगा। अब नेक्स्ट वीक आएगा आपके पास, हाँ नेक्स्ट वीक आएगा क्विज और असाइनमेंट। देखो हमें सब्सटेंशियल क्विज और असाइनमेंट रखने हैं, क्योंकि हमारा एटलीस्ट 50% मार्क्स का वेटेज होगा, और 50% मार्क्स का मतलब यह है कि कम से कम 5 क्विज हों और 5 असाइनमेंट्स हों। तो अब
ये भी कर सकते हैं, क्लास का ओवरऑल देखेंगे एप्टीट्यूड क्या है। अगर वो कहते हैं कि नहीं असाइनमेंट ज़्यादा रख ले तो फिर हम असाइनमेंट ज़्यादा रख लेंगे, जैसे 6 या 7 असाइनमेंट रख लेंगे और 3 क्विज रख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्विज को ख़त्म कर दें, बिल्कुल कम कर देंगे, उसका वेटेज कम कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप अब इसको इस तरह से कर लें। लेक्चर नंबर 3 अपलोड हो जाएगा आपके पास आज, अभी क्लास के बाद अपलोड कर देंगे। ये वाला पूरा जो कंप्लीट लेक्चर नोट है, हैंड आउट है, ये आपके पास आ जाएगा। और बुक के क्वेश्चन आपको मैं मेंशन कर दूंगा कि ये बुक के क्वेश्चन है जो चैप्टर 3 से, मतलब टुडे वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 3 दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन का जो चैप्टर आपने फिनिश किया है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ अभी टीए शेयर कर लेंगी, एलएमएस पे भी शेयर हो जाएगा। और सर स्टैट्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे आप? बिल्कुल देंगे, करना है ना। स्टैट्स का काम जब स्टैट्स की क्लास होगी तो मैं बता दूंगा। लेक्चर नोट्स मैंने कल वैसे स्टैट्स के अपलोड कर दिए थे, तो कल आपके पास इंशाल्लाह आज या कल में ये लेक्चर नोट भी अपलोड हो जाएंगे। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने ये कोर्स पढ़ाया था कॉलेज अलजेब्रा का ना, तो एट दैट टाइम एक एक चीज़ मैंने ऑनलाइन पढ़ाई थी। सही है, ऑनलाइन का मतलब जूम सेशन के थ्रू नहीं पढ़ाई थी, बल्कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पूरा काम रिकॉर्ड किया था। तो आज से मैं यूट्यूब पर वो सारे लेक्चर्स जो कि कॉलेज अलजेब्रा के लेक्चर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक कंप्लीट वीडियोस, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो आप लोग वो वीडियोस के जो लिंक आएंगे उनको देख लीजिएगा, तो आपको ये समझ लें कि पूरी क्लास जो एक्चुअल क्लासेस हैं जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको उसमें फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो हमारे पास यहाँ की जूम वीडियोस होती है ना, जूम वीडियोस के साथ एक ऐड ऑन कर लें आप एक तरह से, वो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है कॉलेज अलजेब्रा के, सेम कोर्स है, सेम टॉपिक है, सेम बुक है और हर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है, तो वो वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। तो आज से वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, उसको हम शेयर कर लेंगे। ठीक है जनाब, इजाज़त है आप सब लोगों को और मुझे भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।